अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, साथ खैरियत से हो गए। स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें हमारे पास जो सारे जो टॉपिक्स थे रिड्यूस सिलेबस के वो कवर हो गए थे। और जो टॉपिक्स आपकी बुक में हैं लेकिन हमने डिस्कस नहीं किए तो वो आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स नहीं है, जिसमें आपके पास यहाँ पे लाइट इमिटिंग आपके पास डायोड था, सोलर सेल्स थे, फोटोवोल्टिक सेल्स थे, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास सिलेबस में अब इंक्लूडेड नहीं है। और फेडरल बोर्ड का जो आपका पेपर आएगा उसमें भी वो क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर खत्म होने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके चैप्टर के एंड पे यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, जो जो क्वेश्चंस आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड हैं वो मैंने उनकी नंबरिंग यहाँ मेंशन कर दी है। तो वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 8 और 9, तो टोटल 6 क्वेश्चंस जो हैं आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने ये प्रिपेयर करने हैं। तो बारी बारी मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगा और इन क्वेश्चंस के जो प्रॉपर नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा आपके ग्रुप्स में, ठीक है। तो बेशक आप लेक्चर के ड्यूरिंग अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, और जो है आपको ये नोट्स भी आपके ग्रुप्स में, जो आपके ग्रुप्स बने हुए क्लासेस के, उनमें आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ट्रांजिस्टर में जो बेस है, 3 इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़े थे, कलेक्टर और हमने आपके पास एक बेस था कलेक्टर और तीसरा आपके पास मीटर था। उसमें हमने कहा था बेस की 2 प्रॉपर्टीज थी, एक तो बेस बहुत ज्यादा थिन था और एक बेस जो था वो बहुत ज्यादा लाइटली डोप्ड था, ठीक है। तो सबसे पहले बेस की जो आपके पास थिकनेस है वो तकरीबन बेस की थिकनेस 10 की पावर -6 मीटर है, ठीक है। अब बेस की जो थिकनेस है वो इतनी स्मॉल क्यों रखी गई है? बेस की जो है वो थिकनेस इतनी स्मॉल इसलिए रखी गई है क्योंकि देखो असल में बेस क्या काम करता है, बेस असल में कंट्रोल आपके पास करंट कंट्रोलिंग है ना, क्योंकि बेस ये कंट्रोल करेगा कि आपके पास यहाँ पे मीटर से कलेक्टर में कितने चार्जेस जा रहे हैं। तो अगर बेस एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपके पास मीटर से कलेक्टर की तरफ चार्जेस को प्रोवाइड कर रहा है, तो असल में अगर बेस की थिकनेस ज्यादा होगी तो चार्जेस को एक साइड से दूसरे साइड जाने में भी टाइम ज्यादा लगेगा और उस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। तो अगर बेस की थिकनेस कम होगी तो चार्जेस आपके पास मीटर से कलेक्टर आसानी से और जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए हम बेस की थिकनेस बहुत कम रखते हैं क्योंकि इस पे ट्रांजिट टाइम की वैल्यू जो है वो कम से कम हो। और ट्रांजिट टाइम उस टाइम को कहते हैं जो कि चार्जेस को रिक्वायर्ड होता है किसी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे, मतलब आपके पास मीटर से कलेक्टर तक जाने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको आप ट्रांजिट टाइम कह सकते हो। तो थिकनेस कम रखने की वजह यही है, ठीक है। सेकंड जो है वो लाइटली डोप्ड क्यों रखा गया है, और लाइटली डोप्ड होने की वजह यह है कि देखो डोपिंग जितनी ज्यादा होगी ना, चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स उतना ज्यादा होंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि एमिटर ने जितने चार्जेस को इजेक्ट किया है वो ज्यादा से ज्यादा चार्जेस कहां हो, कलेक्टर की तरफ पहुंचे, और बहुत कम चार्जेस जो हैं वो लॉस्ट हो या रिकम्बाइन हो। तो इसलिए बेस में जो है वो कंसंट्रेशन बहुत कम रखी जाती है, और लाइटली डोपिंग की वजह यही है कि चांसेस ऑफ रिकम्बिनेशन जो हैं वो बहुत कम हो, और तकरीबन चांसेस ऑफ रिकम्बिनेशन जो है वो आपके पास 5% होते हैं। इसीलिए बेस की जो है वो डोपिंग बहुत लाइट रखी जाती है, ठीक है। तो 2 रीजंस हैं, एक तो आपके पास थिन क्यों है, आपको कहा सर क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम रखनी है, और थिकनेस कम रखने से होगा क्या, उसका ट्रांजिट टाइम बहुत कम होगा और चार्जेस को बहुत कम टाइम लगेगा आपके पास मीटर से कलेक्टर की साइड पे मूव करने पे। और जब देखो बेस अगर बेस की थिकनेस अगर स्मॉल भी है ना तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी कम होंगे, क्योंकि थिकनेस अगर ज्यादा होगी, ज्यादा चार्ज कैरियर तो ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसी तरह जो आपके पास लाइटली डोपिंग की जो यहाँ पे रीजन है वो यही है कि चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है वो लेस हो, और लेस तकरीबन कितना होता है 5%, और जितना परसेंट कम जो है आपके पास चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन होगा उतना कम बेस करंट होगा, और जितना कम बेस करंट होगा उतना ज्यादा एमिटर और कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो ये पहला पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट जो है स्टूडेंट्स वह ये है कि कलेक्टर का साइज लार्ज क्यों रखा जाता है। अगर आपको साइज की बेसिस पे याद हो, सबसे बड़ा साइज जो है कलेक्टर का, उसके बाद आपके पास मीटर का, और सबसे थिन साइज जो है वो बेस का रखा जाता है। अब कलेक्टर का साइज सबसे लार्ज क्यों है, क्योंकि कलेक्टर का नाम भी कलेक्ट आ रहा है। कलेक्ट मतलब ये ऐसा रीजन है जो कि तमाम चार्जेस को कलेक्ट करता है, तभी तमाम चार्जेस को कलेक्ट कर रहा है। तो इस अब कलेक्टर में चार्जेस बहुत ज्यादा हो गए, और जब कलेक्टर में चार्जेस बहुत ज्यादा हैं तो कलेक्टर में करंट भी बहुत ज्यादा होगा, और आपको पता है करंट एक इफेक्ट को जनरेट करता है जिसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो अगर कलेक्टर का साइज अब अगर कलेक्टर में करंट बहुत ज्यादा है तो कलेक्टर में हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक चीज अगर आप नोटिस करो, अगर एक छोटी चीज हो ना और अगर वो छोटी चीज को अगर हम गर्म करें तो वो बहुत जल्दी से हीटअप हो जाती है।
अब एज कम्पेयर टू अगर आप उसी चीज़ का ज़रा साइज डायमेंशन बढ़ा दें, अब उसको गर्म करें, तो उसको गर्म होने में ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसको आप यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो आप पढ़ते हो। तो इसी तरह अगर कलेक्टर का साइज स्मॉल होगा ना, तो कलेक्टर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। और गर्म क्यों हो रहा है? चार्जेस के फ्लो की वजह से, करंट की वजह से। और अगर वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहा है तो उसके जलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो जल्दी बर्न आउट हो सकता है। इसलिए हम कलेक्टर का साइज काफ़ी लार्ज रखते हैं, ताकि उसमें जो हीटिंग इफेक्ट हो वो उतनी जल्दी उसका टेम्परेचर राइज ना करे और उसकी वजह से वो उतनी जल्दी जले ना, बर्न आउट ना हो। ठीक है, या इसके साथ बाज़ दफ़ा हीट सिंक्स लगाए जाते हैं। हीट सिंक्स ऐसे होते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि, और बाज़ दफ़ा ट्रांजिस्टर जब आप इंजीनियरिंग में यूज़ करते हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जब डिवाइसेस बनाते हो, तो आप ज़्यादातर ट्रांजिस्टर्स के साथ जो हैं वो आप हीट सिंक्स लगाते हो, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आप हीट सिंक लगाते हो ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते रहें। या एक सेकंड जो कोशिश की जाती है ड्यूरिंग आपके यहाँ पे फैब्रिकेशन, वो ये की जाती है कि अब कलेक्टर का साइज ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो हीट को जो एक्सपोजर मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा फॉर द डेसिपेशन। देखो, अगर एक छोटा सा पार्ट होगा ना, तो उस हीट को अब डेसिपेशन के लिए बहुत कम जगह मिलेगी। ठीक है, और अगर यही साइज में अगर बहुत सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कर दूं, तो हीट को डेसिपेट होने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी। और जितनी ज़्यादा हीट को डेसिपेट होने के लिए जगह मिलेगी, उतना वो उस चीज़ के लिए अच्छा है, उतनी चीज़ वो उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी और जलेगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स है वो ये है कि वाई बेस करंट इज वेरी स्मॉल या वेरी वीक एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना कि बेस थिन और लाइटली डोप, यही इस क्वेश्चन की रीजन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन की रीजन यही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि बेस करंट वीक क्यों है कलेक्टर करंट से। तो सबसे पहले आप इसकी दो वजह ही दोगे। आप कहोगे क्योंकि बेस जो है, एक तो वो थिन है, उसकी थिकनेस बहुत कम है, 10⁻⁻⁶ मीटर है, और सेकंड चीज जो है वो बेस लाइटली डोप्ड है। ठीक है, अब जब उसके पास थिकनेस कम है, तो थिकनेस कम होने से होगा क्या, चार्जेस बहुत कम टाइम के लिए बेस में स्टे करेंगे क्योंकि उसकी थिकनेस कम है। और सेकंड चीज जो है उनका ट्रांजिट टाइम कम होगा। और सेकंड चीज जो है लाइटली डोप होने से होगा क्या, उस बेस में जो आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। देखो, अब बेस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आप उस ट्रांजिस्टर की टाइप ना बताओ। अगर मैं पीएनपी कह रहा हूं तो बेस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं एनपीएन कह रहा हूं तो बेस में जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे। तो अगर बेस को हम लाइटली डोप रख रहे हैं तो दोनों केसेस में आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम होंगे। और अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम हैं तो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है, और अगर चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है तो बेस करंट भी बहुत स्मॉल होगा। तो ये वजह है कि बेस करंट जो है वो बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट। और कलेक्टर करंट वही है। और कलेक्टर करंट, देखो, अब एक और रीजन भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, काफी सारे रीजन हैं। कलेक्टर करंट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बेस करंट में चार्जेस रुकते ही नहीं है। ठीक है, और बेस करंट में जब चार्जेस आके पर रुक ही नहीं रहे तो उसका फिर एक और वजह भी है। आपने ये, अगर आपको थ्योरी में आपने लेक्चर देखा हो तो हमने कहा था हमने वीसीसी को वीवीबी से बहुत ज्यादा रखा हुआ है। ठीक है, हमने वीसीसी की वैल्यू वीवी से बहुत ज्यादा रखी थी। और इससे हुआ क्या था, इससे ये हुआ था कि कलेक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल था वो काफी हाई पोटेंशियल था, और कलेक्टर वहीं से उस हाई पोटेंशियल से बेस के चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इसीलिए बेस में चार्ज कैरियर्स रुकते ही नहीं हैं और सारे के सारे चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कलेक्टर की तरफ आ जाते हैं। इसीलिए बेस करंट बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू कलेक्टर करंट ड्यू टू इट्स हाई पोटेंशियल। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो ये है कि हमने यहाँ पे एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड क्यों रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो हम रिवर्स बायस क्यों रखते हैं। ठीक है, अब ये जो कन्फिगरेशन है, ये कन्फिगरेशन है खास तरह की उसमें यूज होती है और वो एक्टिव मोड में यूज होती है जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हो। ठीक है, अब एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड रखने से होगा क्या, एमिटर बेस जंक्शन जो था वो इनपुट जंक्शन भी आप उसको कह सकते हो। और अगर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो वही बात कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम होगी और एमिटर बेस जंक्शन पे जो रेजिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपको कैसे डिक्रीज हो रही है। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बायस रखा हुआ है, तो उससे रेजिस्टेंस क्या होगी, रिवर्स बायसिंग में जो है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। और ये जो एमिटर बेस जंक्शन इसको इनपुट जंक्शन भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो आप कहोगे सर इनपुट रेजिस्टेंस कम हो रही है। ठीक है, अब इनपुट रेजिस्टेंस कम होने से देखो होगा क्या, इनपुट रेजिस्टेंस कम होने से होगा ये जब एमिटर बेस जंक्शन के दरमियान रेजिस्टेंस कम है
तो चार्जेस आसानी से इमिटर के बेस की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी चार्जेस को मूव करने में इतना मुश्किल होगा, लेकिन हमने इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया है, जिसकी वजह से इमिटर बेस जंक्शन की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गई है और चार्जेस इजीली फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम इमिटर टू बेस जंक्शन, तो मतलब सारे चार्जेस बेस में आ जाएंगे। उसके बाद जो है मैंने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स क्यों किया? अब रिवर्स होने की वही वजह है, रिवर्स होने से ये होगा कि जो बेस में सारे चार्ज कैरियर्स आके जमा हुए हैं थोड़े से टाइम के लिए, फौरन से कलेक्टर उन चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करके बेस से सारे चार्ज कैरियर्स या फिर आपके पास तकरीबन जो है वो आपके पास यहाँ पे 95% चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ जो है वो मूव करा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मीटर बेस जंक्शन जो है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है और कलेक्टर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस ज्यादा और रिवर्स बायसिंग से। और सेकंड चीज आप ये भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि मीटर बेस जंक्शन को और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में यूज करने की वजह ये है कि अगर हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ऑपरेट कराना चाह रहे हैं, और एक्टिव मोड में अब ऑपरेट कराने की वजह यही आप कह सकते हो क्योंकि हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर मोड में यूज कराना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड और उसको रिवर्स, ताकि इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस पे ये हो। उसके बाद स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा वाइडली यूज क्यों होती है एम्पलीफिकेशन सर्किट्स में। एम्पलीफिकेशन सर्किट्स में जो है हमने कहा था 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, लेकिन हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कॉमन इमिटर को कॉमनली सबसे वाइडली यूज करते हैं। क्यों? अब देखो असल में जो पावर गेन है, ए स्टैंड कर रहा है गेन के लिए, पावर गेन 2 गेन्स के बराबर होता है, एक तो वोल्टेज गेन और दूसरा करंट गेन। तो वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई बाय करंट गेन, ए स्टैंड कर रहा है गेन्स के लिए, ठीक है। अब असल में कॉमन इमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी खासियत यह है कि उसका वोल्टेज गेन भी ज्यादा है और उसका करंट गेन भी ज्यादा है। अगर वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों ज्यादा हैं तो उसमें जो पावर गेन भी होगा वो भी काफी ज्यादा होगा, इसीलिए हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को सबसे कॉमनली यूज करते हैं। अगर आपने किसी भी अब एक ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफायर करना हो तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन वो कॉमन इमिटर यूज करते हैं, ड्यू टू इट्स बोथ आपके पास हाई गेन्स, वोल्टेज गेन भी ज्यादा, करंट गेन भी ज्यादा, उन दोनों की वजह से इसका पावर गेन भी काफी ज्यादा होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम ट्रांजिस्टर को एक करंट, अब इसको हम यहाँ पे एम्पलीफिकेशन डिवाइस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो करंट को एम्पलीफाई डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो असल में ट्रांजिस्टर एक है, ट्रांजिस्टर हमने कहा था 2 तरह की मोड में यूज कर सकती हैं, एक तो करंट को एम्पलीफाई करने के लिए, और दूसरी जो स्टूडेंट्स यहाँ चीज यूज हो सकती है ट्रांजिस्टर, वो एक स्विचिंग मोड के लिए, ठीक है। और हमने कहा था कि जो एक ट्रांजिस्टर करंट अब एम्पलीफाई किस तरह करती है, हमने कहा था इसको हम एक बेस करंट प्रोवाइड करते हैं इनपुट पे जो कि इनपुट करंट होता है, और एक ट्रांजिस्टर का करंट अब एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं बीटा। ट्रांजिस्टर जो है इस बेस करंट को इस बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करती है और जो रिजल्टिंग करंट आता है वो आता है कलेक्टर करंट, और ये कलेक्टर करंट कितना होता है इसकी वैल्यू आप बीटा IB से डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर बेस करंट स्मॉल भी होगा, इनपुट करंट, अब इनपुट करंट भी हो सकता है, इनपुट कोई सिग्नल भी हो सकता है, जिस तरह वॉइस का सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, कोई भी सिग्नल है, तो आप वो इनपुट पे प्रोवाइड करोगे। तो ट्रांजिस्टर का एक बीटा फैक्टर होता है जो कि उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान आपके पास डिटरमाइन होता है। ट्रांजिस्टर क्या करेगा, उस बेस करंट को, इनपुट करंट को बीटा से मल्टीप्लाई कर देगा जिसकी वैल्यू हंड्रेड्स में होती है, और जो रिजल्टिंग करंट है वो आपका कलेक्टर करंट बना देगा, ठीक है। और इसके लिए आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर में आप ये कहोगे कि बेस करंट बहुत स्मॉल है लेकिन कलेक्टर करंट काफी ज्यादा हाई होता है ड्यू टू इट्स हाई वैल्यू, इसी वजह से हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफिकेशन डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये अगर बेस करंट स्मॉल भी हो उसको तो काफी टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आपके यहाँ पे इंक्लूडेड हैं वो ये क्वेश्चंस हैं, और कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी लाजमी देखा करें क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आने के ज्यादातर चांसेस जो हैं वो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से होते हैं, लेकिन कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस इस चैप्टर में सारे कम्प्रिहेंसिव नहीं है, डिटेल्ड नहीं है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट भी हैं, तो अच्छी तरह इन क्वेश्चंस को देखिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में तो लाजमी मुझसे आप ग्रुप्स में डिस्कस किएगा। जिस तरह इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन ये था कि आपने अल्फा और बीटा के दरमियान रिलेशन डिराइव करें। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी जो था उसमें भी दिया था, क्विज में भी दिया था, और वो ये दिया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर और यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की आप फ्रीक्वेंसी को डिफरेंशिएट करें। तो लाजमी इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह देखिएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस वही हैं जो चैप्टर की थ्योरी में से डिस्कस हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं जिन पे आपने थोड़ा सा गौर भी करना होगा।
उसके बाद अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर के 3 ही न्यूमेरिकल्स हैं और तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एक है जिसका कलेक्टर करंट जो है वो 10 मिली एम्पेयर है, बेस करंट जो है वो 40 मिली एम्पेयर है, आपके पास यहाँ पे 40 माइक्रो एम्पेयर है, और कह रहा है इसका करंट गेन निकालें। करंट गेन मतलब बीटा निकालें। ठीक है, अब बीटा का आपको फॉर्मूला पता है, बीटा जो होता है वो किसके बराबर होगा, आपके पास IC ओवर IB। ठीक है, ये पीछे हमने फॉर्मूला देखा था उसका, और हमने कहा था बीटा एक गेन है तो बीटा की कोई यूनिट नहीं होती। अब IC की वैल्यू देखें तो IC की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 10 मिली एम्पेयर, और मिली की जगह 10 पावर -3, और बेस करंट जो आपको गिवन है वो 40 माइक्रो एम्पेयर, 10 पावर -6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप अगर इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा 250। ठीक है, तो इस अब ट्रांजिस्टर का जो आपके पास यहाँ पे करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर है मतलब बीटा है वो आपके पास 250 है। उसके बाद इस जो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट जो अब न्यूमेरिकल है उसमें जो है आपसे जो आपको डाटा गिवन है, एक ही डाटा गिवन है और वो गिवन है आपको अब बेस करंट। ठीक है, और बेस करंट की जो वैल्यू है वो आपको 100 माइक्रो एम्पेयर गिवन है, और जो चीजें आपसे पूछ रहा है वो कलेक्टर करंट, एमिटर करंट और कलेक्टर और एमिटर करंट की रेशियो और बीटा की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले जो है आपको IB गिवन है 100 माइक्रो एम्पेयर, और सबसे पहले बीटा लिख लेते हैं, बीटा है 100। सबसे पहले आप IC निकाल लें, IC की क्वेश्चन आपको पता है, IC इज इक्वल टू बीटा IB। बस ये अब आप वैल्यूज पुट कर दें, बीटा की जगह 100 और इसकी जगह आप जो पुट कर दें वो और हमेशा प्रीफिक्स भी पुट किया करें क्योंकि स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक करते हैं, ये प्रीफिक्स पुट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 एम्पेयर। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आप यहाँ प्रीफिक्स भी लिख सकते हो, तो इसको अगर आप रीअरेंज करो तो ये 10 मिली एम्पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर्स ठीक हैं, आप 0.01 एम्पेयर भी कह सकते हो, 10 मिली एम्पेयर भी कह सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इसमें चीज पूछी है वो एमिटर करंट पूछा है, और एमिटर करंट के लिए आप ये क्वेश्चन यूज कर लें IC प्लस IB। ठीक है, IC की वैल्यू भी आपने पहले निकाली है 0.01 एम्पेयर, और बीटा की वैल्यू जो आपको गिवन है 100 माइक्रो एम्पेयर। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा यहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। (0.0101 एम्पेयर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एमिटर करंट आ गया, और अगर आप चाहो तो इसको भी आप यहाँ पे प्रीफिक्स में लिख सकते हो, तो ये आपके पास बन जाएगा 10.01 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये आपके पास एमिटर करंट आ गया, और आपको पता भी है सबसे ज्यादा जो करंट होता है वो एमिटर करंट होता है, उसके बाद कलेक्टर करंट होता है, और बेस करंट सबसे स्मॉल होता है। और हमेशा एमिटर और जो कलेक्टर करंट होता है वो मिली एम्पेयर्स में होता है, और बेस करंट हमेशा माइक्रो एम्पेयर में होता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स उसने आपसे रेशियो पूछी है IC ओवर IE की, और IC ओवर IE की रेशियो असल में होती क्या है, ये असल में अल्फा कहलाता है। तो असल में उसने समहाउ आपसे अल्फा पूछा है, तो आप IC और IE की वैल्यूज पुट कर दो। IC की वैल्यू आपके पास जो आई है वो 10 मिली एम्पेयर आई है, और IE की जो वैल्यू आई है आपके पास 10.01 मिली एम्पेयर। तो ये दोनों प्रीफिक्सेस जो है वो कैंसिल हो गई, और 10 डिवाइडेड बाय 10.01 अगर आप करो तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.999, और अल्फा और बीटा दोनों जो हैं वो गेन्स हैं, तो ये दोनों यूनिटलेस होती हैं। उसके बाद अब स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट न्यूमेरिकल है, और इस लास्ट न्यूमेरिकल में जो आपको डाटा थोड़ा सा जरा डिफरेंट सा गिवन है, और वो कह रहा है कि आपको जो है यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस गिवन है 3 किलो एम्पेयर, और कह रहा है कि जो कलेक्टर पे वोल्टेज है वो 6 वोल्ट्स है, और कॉमन यहाँ पे मीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रही है। आपने बेस करंट निकालना है, और बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू वैसे जो होती है वो हंड्रेड्स में होती है, लेकिन इस अब न्यूमेरिकल में उसने आपसे कह लें यहाँ पे इसी तरह प्रिडिक्ट की हुई है वैसे वैल्यू, वैसे बीटा की वैल्यू हंड्रेड्स में होती है, ये वैल्यू असल में अल्फा की होती है, इतनी स्मॉल। तो इसी वैल्यू को लेकर हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो, आपने जो निकालना है वो बेस करंट निकालना है, और आपको बीटा की इक्वेशन याद हो, बीटा की जो इक्वेशन होती है वो IC ओवर IB, और अगर आप यहाँ से जो है वो बीटा के लिए आप यहाँ पे रीअरेंज करो तो बीटा के लिए इक्वेशन बन जाएगी, बेस करंट के लिए इक्वेशन बन जाएगी IB इज इक्वल टू IC ओवर
बीटा। अब जो स्टूडेंट आपको बीटा की वैल्यू तो पता है, लेकिन जो वैल्यू अब आपको नहीं पता वो आईसी की वैल्यू नहीं पता, तो आईसी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। कलेक्टर करंट निकालने का एक और तरीका ये भी होता है, कलेक्टर करंट पे जो रेजिस्टेंस लगी है वो और डिवाइडेड बाय कलेक्टर को आप वोल्टेज कितना दे रहे हो, तो आरसी ओवर वीसीसी, ठीक है। तो आरसी हमने कितना प्रोवाइड किया हुआ है, रेजिस्टेंस कितनी है 3 किलो ओम, 3 किलो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और वीसीसी कितना वोल्टेज दिया हुआ है हमने 6 वोल्ट। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। अच्छा, फॉर्मूला जो है हमने वीसीसी ओवर आरसी, तो ये वैल्यूज भी आप ठीक कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 2 मिली एम्पेयर, और ये आ गया आपके पास आईसी, ठीक है। अब आपके पास आईसी आ गया, अब आप जो है बेस करंट की इक्वेशन पुट यूज कर लें, IB इज इक्वल टू IC ओवर बीटा। तो IC की वैल्यू आपके पास जो है अभी हमने निकाली 2 मिली एम्पेयर, और जो बेस आपको यहाँ पे ये फैक्टर गिवन था बीटा, ये 0.97। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.97, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.06 10 की पावर -3 एम्पेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है ये बेस करंट की वैल्यू आ गई। अब वैसे बेस करंट की देखो, असल में उसने आपको डेटा इतना अच्छा नहीं दिया हुआ था, डिफाइंड अब नहीं था डेटा, इसलिए बेस करंट की भी जो वैल्यू आएगी असल में ये वैल्यू नहीं आती। बेस करंट तो माइक्रो एम्पीयर्स में होता है और स्मॉल होता है सबसे, लेकिन ये कि उसने डाटा ही आपको गलत दिया हुआ था, इसी लिहाज से आपका आंसर भी जो है, लेकिन आपको जो है न्यूमेरिकल का डाटा लेके चलना है। थ्योरी में आप थ्योरी को ठीक कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल में जो आपको डाटा देगा आपने उसी को लेकर चलना है, तभी फिर आपका बुक वाला भी आंसर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। तो सारे क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। इन तमाम लेक्चर्स को, तकरीबन 9 लेक्चर्स हैं आपके चैप्टर नंबर 17 को, अच्छी तरह इनको देखें, और कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम या क्यूरी है आप अपने क्लास के ग्रुप्स में लाजमी डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।